धन्यवाद दाभारे साहब। इसके साथ इस अधिवेशन की उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैं माननीय मेश्राम साहब को आमंत्रित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस उद्घाटन सत्र में वो हमें संबोधित करें। साथियों, 2 बजे तक हमें ये सत्र चलाना था। 1:56 का समय हो गया है, अभी 4 मिनट ही बचे हैं, मगर मैं थोड़ा कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसलिए कुछ समय जो है हम लोग आपका 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। प्रास्ताविक में मैंने कुछ बातें बताई थी, तो उस दिशा में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी सारे देश भर में 714 जिले हैं। 36 स्टेट में 714 जिले हैं, उसमें 567 जिले हम लोगों ने कवर किए हैं। तो बाकी जो जिले बचे हुए हैं 674 जिलों में एक तो 107 के लगभग जिले भी बचे हुए हैं। तो आने वाले समय में ये 107 जो जिले हैं, ये जिले भी हम लोग रणनीतिक तरीके से कवर करेंगे। ये बहुत बड़ा विशाल संगठन और बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संगठित शक्ति का निर्माण हो जाएगा। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत जल्दी हम लोग हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जिसमें सारे देश के लोग जाकर ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग जो है वो डेली वहाँ ट्रेनिंग चलेगा, 365 डेज डेली ट्रेनिंग चलेगा। और ट्रेनिंग 3 प्रकार का होना चाहिए, वो वहाँ हम लोग लागू करेंगे। एक शारीरिक शिक्षण होना चाहिए, बौद्धिक शिक्षण होना चाहिए, एक शारीरिक शिक्षण होना चाहिए, एक बौद्धिक शिक्षण होना चाहिए और एक चारित्रिक शिक्षण होना चाहिए। ये 3 प्रकार का ट्रेनिंग जो है वहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है चारित्रिक शिक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा बढ़ रही है, चारित्रिक शिक्षा ना होने की वजह से जो हमारा समाज बिन पेंदे का लोटा है, गंडिया गड़ू है, लुढ़कते रहता है, किधर से किधर लुढ़कते ही रहता है, तो इस वजह से समस्याएं आती है। और वो समस्या हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए केवल
बौद्धिक शिक्षा देने से काम नहीं चलेगा। बौद्धिक से तो जानकारी, ज्ञान और विचारधारा की ही बात कुछ तक समझ में आएगी। चारित्रिक दृढ़ता जो है वो होना बहुत जरूरी है। शारीरिक बल के आधार पर आदमी समाज में टिक कर नहीं रह सकता। अगर ऐसे देखा जाए तो चारित्रिक दृढ़ता जो है और वजन, तो फिर गांधी जी का वजन ज़्यादा नहीं था, वो सिंगल हड्डी का आदमी था। गांधी जी का जो वजन है, हाँ, गांधी जी का जो शारीरिक वजन था वो सिंगल हड्डी, हम देसी भाषा में बोलते हैं अरे टिलटिला, सिंगल हड्डी का आदमी था। मगर वो चारित्रिक दृढ़ता होती है। मान लो कोई बात हम कहते हैं किसी को, वो कहने के लिए चारित्रिक दृढ़ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि कांग्रेस वालों के साथ वार्ता करो और रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को वार्ता करने के लिए भेजो, तो वो वार्ता ही नहीं कर सकते। कांग्रेस लोगों के साथ रिपब्लिकन पार्टी के लोग वार्ता ही नहीं कर सकते। तो ये वार्ता करने के लिए दृढ़ता, चारित्रिक दृढ़ता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके आधार पर वो बात कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो एक तो ये बात है, तो इसलिए ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये ट्रेनिंग जो है एक शारीरिक ट्रेनिंग भी होना चाहिए। तो जो बाबा साहब आम्बेडकर ने में समता सैनिक दल में शारीरिक ट्रेनिंग शुरू किया था, वो गांव-गांव में वो लाठी काठी जो है ना, हाँ, आप लोगों को हैरानी होगी ये सुनकर, बहुत लोगों को पता नहीं है ये जो लाठी काठी वाला जो ट्रेनिंग है ना समता सैनिक दल का, वो आरएसएस ने वहां से चुराया है। आरएसएस का ये ट्रेनिंग नहीं था, ये यहां से चुराया है। आरएसएस जब संगठन चल रहा तो वो उस समय उनके पास में नहीं था। ये बाबा साहब आम्बेडकर के समता सैनिक दल में ये ट्रेनिंग था। और जब बाबा साहब आम्बेडकर 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, बैरिस्टर मुंजे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर जहाज पर बैठने के पहले समता सैनिक दल ने उनको परेड करके सलामी दी। तो मुंजे देख रहा था ऐसे। फिर बाबा साहब आम्बेडकर बैठे जहाज में, तो दूसरे सीट से उठकर बैरिस्टर मुंजे बाबा साहब आम्बेडकर के पास वाले कुर्सी में आके बैठे और बाबा साहब को कहने लगे कि ये समता सैनिक दल का परेड और डिसिप्लिन और शिस्त देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, और वो ख्याल ये है कि यदि इस फौज को मुसलमानों से भिड़ाया जाए तो कैसा रहेगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर को तो समझ में आ गया। वो तो जो मुंजे ने नहीं कहा और जो मुंजे ने कहा, दो बातें हैं उसमें। जो कहा वो तो सामने आ गई बात, जो नहीं कहा बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा उसका भी जवाब दिया, और जो नहीं कहा उसका भी जवाब दिया। जो दिमाग में रखा हुआ है कि मुसलमानों ने हमें अछूत तो बनाया नहीं, तो उनसे हम लोग क्यों लड़ाएंगे। लड़ाना हो तो आप लोगों से लड़ाएंगे, हाँ लड़ाएंगे।
लड़ाएंगे तो आपसे लोगों से, आप लोगों ने हमको बनाया। तो आप सोचते होंगे कि ये बाबा साहब आम्बेडकर और बैरिस्टर मुंजे के बीच में डायलॉग था, वामन मेश्राम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो इसको कैसे मालूम हो गया? तो बाबा साहब आम्बेडकर लंदन में पहुंचे और पहुंचने के बाद होटल के कागज, वो उनके कागज थे, उस कागज पर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी और इधर भेजी, तो वो अवेलेबल है, उसमें उन्होंने वो सारा का सारा लिखा। वो लिखा और मैंने पढ़ा। क्योंकि दूसरे लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। उनको तो जिंदाबाद 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 इससे लेना देना है। डेली काम मुर्दाबाद का करते रहते, काम मुर्दाबाद का करते रहते और मुंह से जिंदाबाद 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 कहते, काम मुर्दाबाद का करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सीखना था। तो सीखने के लिए तो एक चारित्रिक दृढ़ता की बात है। एक बार काशीराम जी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के लोग थे, उनसे मिलने के लिए गए। तो एक आदमी था, कार्यकर्ता, उनके साथ में जा रहा था। तो उसने, वो जो सेक्रेटरी था, वाघ था, तुमको मालूम होगा। मतलब वो वाघ नहीं था, नाम वाला वाघ था, नहीं तो हाँ। तो उसने नमस्कार कहा, उसने वो कार्यकर्ता, नमस्कार वाघ साहेब। तो त्याच्यावर खेकसल्यासारखा, अरे आपको जय भीम बोलना नहीं आता? काशीराम जी साइड साथ में ही थे। काशीराम जी ने सुना कि इसके ऊपर इसके लिए हावी हो रहा करके, तो काशीराम जी ने, क्योंकि वाघ काशीराम जी को जानते थे, तो वो काशीराम जी ने वाघ को कहा, वाघ साहब ये नया आदमी है, इसको जय भीम का धंधा कैसा किया जाता मालूम नहीं है। आप पुरानी खिलाड़ी है, जय भीम का धंधा कैसे करना है इसकी आप पुरानी खिलाड़ी है, ये नया नया है, इसको मैंने अभी नया नया लाया, इसको जय भीम का धंधा करना नहीं आता, इसको मैं एक हफ्ता तुम्हारे पास रखता हूं, इसको धंधा करने का सिखा दो। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वो आपका क्या मतलब था वो काशीराम नहीं जानेगा तो फिर कौन जानेगा? तो चारित्रिक दृढ़ता के रेफरेंस पे बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो कुछ लोग बोले अरे वामन मेश्राम भी विषयांतर पर बोल रहे क्या, विषय पर नहीं बोल रहे क्या, ऐसा लगेगा। नहीं, विषयांतर पर नहीं बोल रहा, विषय पर ही बोल रहा हूं। ये चारित्रिक दृढ़ता का मामला है। तो ट्रेनिंग जो है एक बौद्धिक होता है, एक शारीरिक होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शारीरिक ट्रेनिंग इसलिए भी चलाया, और उन्होंने अभियान चलाया था, मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये लोग देश की रक्षा करेंगे। कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा किया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ये लोग बीजेपी वाले ना, बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले बीजेपी वाले, राष्ट्रवाद का डेली डींग हाँकते रहते हैं, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। ये नेशनलिस्ट लोग नहीं है, ये प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं। मैं इनका नाम रखा है, ये नेशनलिस्ट नहीं है, प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं। ये राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है। होते तो जमीन पर कब्जा नहीं करने देते। तो ये प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं। तो
कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन जो है चाइना ने कब्जा किया, कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो पाकिस्तान होता तो जानते हो क्या कहते पाकिस्तान को? घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान को ये लोग कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। यही बात चाइना वालों को नहीं बोलते, डायलॉग करेंगे। यानी कुत्ते की तरह है। कुत्ता देखता है कौन ताकतवर है, फिर कुत्ता क्या करता है, पूंछ जो है वो ऐसे ऐसे हिलाता है, अंदर छुपा लेता है। ताकतवर जब देखता है ना बड़ा कुत्ता, तुम लोग, मैं देहाती आदमी हूं, आप लोगों को मैं देखने से भी सीखता हूं। तो कुत्ता जो है जब ताकतवर होता है तो वो पूंछ ऐसा अंदर छुपा लेता है। रियल बता रहा हूं। तो ये नरेंद्र मोदी और ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले चाइना से लड़ने की बात जो है नहीं डायलॉग करेंगे। मगर डायलॉग में जो डिसाइड होता है वो चाइना वाले अमल ही नहीं करते हैं, ऐसा भारत वाले ही कहते हैं। ये बीजेपी वाले, भारत वाले नहीं, वो डिसाइड जो हुआ वो चाइना ने अमल नहीं किया। तो उसको पूछो, जो डिसाइड हुआ वो चाइना ने अमल नहीं किया, नहीं किया तो फिर क्यों कह रहे हो दोबारा डायलॉग होना चाहिए? मेरा यह कहना। जब वो अमल नहीं कर रहा है तो दोबारा उसी से डायलॉग करना चाहिए, ये क्यों कह रहे हो? एक्शन करने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? एक्शन करेंगे, लड़ाई करेंगे, घूस के मारेंगे तो बड़ी बात है, छोड़ो, लड़ाई करेंगे ये क्यों नहीं कहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी वालों की बात जो है ये लोग कहते रहते हैं कि इन्होंने ये जम्मू कश्मीर में हमने 370 लागू किया। चलो ठीक है, बड़ा काम किया, हमारा कहना है चलो भाई बड़ा काम किया। ये बताओ 370 जब लागू नहीं था तो जम्मू कश्मीर की जो भूमि है वो भारत में ही थी कि भारत के बाहर थी? तो वो जवाब देंगे नहीं, भूमि तो भारत में ही थी। तो तुमने 370 लागू किया तो क्या किया? 1 इंच जमीन जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत क्या कहता है कि जो भूमि पाकिस्तान ने कब्जा की, उस कब्जा किए हुए कश्मीर को भारत क्या कहता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके भारत कहता है। पाकिस्तान क्या कहता है? आजाद कश्मीर। पाकिस्तान ने उसका नाम रखा आजाद कश्मीर। भारत कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर वो भूमि तुम कहते हो, वामन मेश्राम नहीं कह रहा है, तुम कहते हो कि ये उन्होंने जबरदस्ती से कब्जा की हुई भूमि है, तो तुम मुझे बताओ कि 10 इंच जमीन हमने ऑक्युपाइड कश्मीर से निकाल कर भारत में शामिल की, बताओ कि नहीं नहीं 370 हमने लागू, अरे मगर 10 इंच जमीन लाई क्या, इधर जमा किया क्या? नहीं, 10 इंच जमीन भी भारत में शामिल नहीं किया। तुमने जब कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया तो 370 अब 370 क्या क्या किया? क्या 370? 10 इंच जमीन तुमने इधर नहीं लाई। जब नहीं लाई तो तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ है? जब तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है तो तुम राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, अरे तुम अपनी जमीन ऑक्युपाइड किया उन्होंने। जम्मू कश्मीर के राजा ने साइन करके भारत को दे दिया, वो मालिकाना हक तुम्हारा होना चाहिए था।
तो केवल तो ये इन लोगों के पास में बाबा साहब ऐसा सोचते थे कि भारत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब का रिकॉर्डेड बात है, डिफेंस पर बाबा साहब की स्पीच है, ये लोग रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लोगों को मिलिट्री में भर्ती होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। ब्राह्मणों ने यशवंतराव चौहान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया। डिफेंस मिनिस्ट्री के नाम पर यशवंतराव चौहान ने महार रेजिमेंट नाम रखा, मगर महार रेजिमेंट की जो केवल मात्र महारों को भर्ती करने का जो सिस्टम था वो बंद कर दिया। और कारण क्या बताया? नहीं, अब भारत सेकुलर हो गया है। तो सेकुलर केवल वही छो गया था, महार रेजिमेंट में छो गया था क्या सेकुलर? जाट रेजिमेंट भी है। बहुत खास बात बता रहा हूं, यशवंतराव चौहान से ब्राह्मणों ने यह काम करवाया, और जब बीमार पड़े यशवंतराव चौहान तो उनके बीमारी में उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं हुई, इसलिए यशवंतराव चौहान मर गए, ऐसा आरोप पब्लिकली शरद पवार ने किया। यानी उनका मृत्यु स्वाभाविक नहीं है, उसको मारा गया, ऐसा वो कहते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य को मारा था। यशवंतराव चौहान और सम्राट बृहदत्त मौर्य की कंपैरिजन करो तो कौन ज्यादा ताकतवर था? सम्राट बृहदत्त मौर्य सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसको ब्राह्मणों ने मारा। तो यशवंतराव चौहान को नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे कैसे होगा? तो ये इतिहास से सबक सीखना चाहिए था ना। तो ये बात मैं खास तौर पर कह रहा हूं। तो ये पुरुषार्थ की बात जो है नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत होगी, बौद्धिक ट्रेनिंग, शारीरिक ट्रेनिंग, और दो प्रकार का ट्रेनिंग हो गया, बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक ट्रेनिंग। दृढ़ता होनी चाहिए चरित्र में। अमेरिका के अब्राहम लिंकन जो है वो गोली से क्यों मारा जानते? सिद्धांतों के लिए मारा गया अब्राहम लिंकन। क्या सिद्धांत था? नहीं, हम अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुए, हमें किसी को गुलाम बनाए रखने का अधिकार नहीं है। हमारा ये उसूल, सिद्धांत, मूल्य, वैल्यूज कि हम अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुए, तो हमें अमेरिकन लोगों को किसी को भी गुलाम रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए सारे काले लोगों को अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने आजाद कर दिया। क्यों आजाद किया? करके एक व्हाइट आदमी ने उनको गोली मारी, अपने मूल्यों के लिए उसने जान दी। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका का महान निर्माता माना गया कि जो अमेरिका हम बनाना चाहते हैं वो अमेरिका के लिए अब्राहम लिंकन ने जान दी। तो अमेरिका किसका है? तो कहा जाता है अमेरिका माइग्रेंट्स लोगों का है, ऐसे व्हाइट लोग कहते वहां के। ये अमेरिका व्हाइट लोगों का नहीं है, ये अमेरिका माइग्रेंट्स लोगों का है। तो जब हम अमेरिका में गए तो गाइड था, ब्लैक था, उसको मैंने पूछा मूल निवासी वगैरह है क्या? यहाँ है, मगर अभी उस पर बात नहीं कर सकते। है, उस पर बात नहीं कर सकते। ऐसा कहते कहते हम व्हाइट हाउस के पास पहुंचे। व्हाइट हाउस के पास पहुंचे तो मैंने उसको कहा व्हाइट हाउस अच्छा ठीक नाम नहीं है। क्यों? तो मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट हाउस नाम होना चाहिए इसका। वो काला था, वो आदमी काला था, गाइड। तो मैंने व्हाइट हाउस
नहीं, इसका नाम ब्लैक एंड व्हाइट हाउस होना चाहिए, ऐसा मैंने। ये बात बहुत अच्छा किया। मैं इसकी साइकोलॉजी को तो जो वैल्यूज है, अमेरिकन वैल्यूज है, उस हिसाब से व्हाइट हाउस नाम सूट नहीं करता है। तो मैं आपको कुछ बातें जो है ना मूल्य समझा रहा हूं कि छोटी मूल्यों की जो बातें होते हैं, जो वैल्यूज की बातें होती है, वो कितनी, वो वैल्यूज होते हैं जिसके लिए आदमी खड़ा रहता है, उसके लिए आदमी जीता है, उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारे मुस्लिम लोग जब मैं कहता हूँ सुनते हैं, सुनने के बाद मेरे पास आकर कहते हैं नज़दीक में, आप जो कह रहे थे वो ऐसा कोई कहता नहीं है भारत भर में। एक बात, और दूसरी बात, आपको ऐसा कहने में डर नहीं लगता, ऐसा कहते हैं। तो कन्विक्शन एंड करेज, इसका आपस में संबंध है कि जिन सिद्धांतों पर हम दृढ़ विश्वास करते हैं उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है, इसलिए हमें डर नहीं लगता। डर का वामन मेश्राम का कोई संबंध नहीं है आपस में। इसलिए मैं ग्रास की काड़ी लेकर भी नहीं चलता हूं, बड़ी डंडा लेकर तो दूर की बात है, तो हमें डर नहीं लगता है। उधर गुजरात में जब कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी, तो मैं गुजरात में जाकर खुद पुलिस स्टेशन में जाकर अरेस्ट करवा लिया आर्टिकल 19 के लिए। पहला ही उदाहरण होगा भारत में कि संविधान का मौलिक अधिकार लागू करवाने के लिए कोई आदमी जेल में गए। रात के 2:30 बजे उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल किया। तो मेरे वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने पूछा कि इन्होंने कितने बजे अरेस्ट करवाया? कहा 4:15 बजे। तो शाम के 4:15 बजे से रात के 2:30 बजे तक ये किसके पोजीशन में थे? कहा कि हमारे। तो इस पीरियड में इन्होंने कौन सा अपराध किया ये बताइए। पीरियड में तो कोई है, तो फिर 2:30 बजे एफआईआर कैसे हुआ? ग्रांटेड, बेल ग्रांटेड, खत्म मामला हो। बाहर आ गया, हाई कोर्ट में पुलिस कमिश्नर पर 2 केस दायर कर दिया, अभी तक जवाब नहीं दिया पुलिस कमिश्नर ने। दूसरा है हार्दिक पटेल, उसको डराते रहे, गुजरात के जेल में डालते रहे, फिर राजस्थान के जेल में डाला, उसको डराते रहे और वो भी डरता रहा। जाहिर बोल रहा हूं, एक मैं भी हूं, मैं गया जेल में रहा, उस कमिश्नर के खिलाफ में केस दायर किया और अभी तक जवाब नहीं दे पाया। और अभी मैं कच्छ बस से जाके आया हूँ, वहाँ बोला मैंने कि वो अगर अभी 2 साल हो गया रिटायरमेंट, वो 2 साल उसने जवाब नहीं दिया, अगर रिटायर्ड भी हो गया तो भी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी उसकी पेंशन बंद करने के लिए लड़ूंगा और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और वो इंस्पेक्टर रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने कहा इसे भी कर ले, ये जो बोल रहा हूं ये कर ले। तो वैल्यूज होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। हमारे लोगों में बिन पेंदे के लोटे है, हमारा समाज जो है गंड्या गड़ू। तो इस वजह से हमारे लोगों को इसका ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हम अपने सिद्धांतों पर अड़ जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं वामन मेश्राम डिक्टेटर है, और जब वामन मेश्राम को गोली लगेगी, वामन मेश्राम चला जाएगा, तो तब भी डिक्टेटर रहेगा वो कि अपने सिद्धांतों के लिए गोली खा लिया। खाना पड़े, जो अब्राहम लिंकन ने तो अपने सिद्धांतों के लिए गोली खाई ना। व्हाइट लोग क्या बोल रहे थे? वो बदलने के लिए बोल रहे थे ना, वो बदलने के लिए राजी नहीं हुआ। व्हाइट लोगों ने वो काउंटर किया था,
और उसमें अब्राहम लिंकन लड़ाई हार रहे थे। तो उसका जो कमांडर था, वो कमांडर को उसने बदल दिया कि मैं इस कमांडर को बदलना चाहता हूं, इस कमांडर को बनाना चाहता हूं। तो उसके जो सहयोगी थे बेताड़ सर, टॉप रैंकिंग सहयोगी थे, लिंकन को कहा वो तो 24 घंटे दारू पीता है, वो कमांडर जिसको ये बनाना चाहता था। तो लिंकन ने अपने सहयोगी को पूछा कि वो कौन से ब्रांड की दारू पीता है। लिंकन ने अपने सहयोगी को पूछा वो कौन से ब्रांड की दारू पीता है। तो सहयोगी ने लिंकन को पूछा, क्यों पूछ रहे हो? कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये फला ब्रांड की दारू पीता है तो पूरा बैरल भर के उसके घर में मैं भेजना चाहता हूं। उसने दारू ना पीने वाले आदमी को बदल दिया और दारू पीने वाले आदमी को कमांडर बनाया। शाम को मैसेज आया कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हार रहे थे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और लिंकन ने उसके नेतृत्व में जो 24 घंटे दरा पीता था, वो लड़ाई जीती। जीतने के बाद उसको गोली से मारा। वैल्यूज समझने की जरूरत है। तो इस तरह से हम लोगों को आने वाले समय में कई किस्म का ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग सेंटर्स हम लोग खोलेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, ताकि हमारे लोगों का जो कैरेक्टर है बिन पैंदे के लोटे वाला, वो कुछ सिद्धांतों के लिए खड़े होने वाले लोग चाहिए। वो संख्या में कम होते हैं मगर सारा समाज खड़ा कर सकते हैं। हमारे समाज में नेतृत्व का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? कैडर का निर्माण होता है मगर नेतृत्व का नहीं होता है। क्यों? क्यों हमारे पास बीजेपी में अंदर काम करने वाले कैडर कौन? हमारे। कांग्रेस के अंदर काम करने वाले कैडर कौन? हमारे। कम्युनिस्टों के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले लोग हमारे, और नेतृत्व करने वाले लोग हमारी नहीं है। समझने की बात है। ऐसा क्यों होता है? सिद्धांत होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, जिसके लिए आदमी जीता है, लड़ता है, उसको आधार बनाकर आदमी आगे बढ़ सकता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। ये करने के लिए हमारे लोगों को तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इस देश में जो 2-2.5 हजार साल, ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई, उस तारीख से लेकर अब तक तो ये 2000 साल, 2100 और 185, इतना साल हो रहा है। कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं, इतने सालों से हम लोग इस देश में गुलाम हैं। और अंग्रेजों ने, मैं कहते रहता हूं, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए और ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़े किए। तो ये टुकड़ों को जगाने का, जोड़ने का और शक्ति निर्माण करने का काम बामसेप के द्वारा हुआ, बड़ा काम हुआ। अब बामसेप को हम लोग एक्शन मोड में है। अब ये जो ताकत हमने इकट्ठा की, इसको हम एक्शन में उतार रहे हैं। अब एक्शन में उतार रहे हैं, एक्शन में काम कर रहे हैं। ये बात सारे देश के लोगों को ये माध्यम से मैं बता रहा हूं, हम अभी एक्शन मोड में है। अभी किसी कार्यकर्ता के घर में जाकर एक आदमी को जाकर समझाने का काम अभी उतना जरूरी नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। अभी हम एक्शन मोड में है। जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, अब उसका एक्शन करेंगे और 2 बार भारत बंद करवाया।
5 मार्च 2019 को और 29 जनवरी 2020 को 2 बार भारत बंद करवाया। तीसरी बार बीजेपी वालों को पहले मालूम हो गए भारत बंद करने वाले हैं, तो ज्ञापन दिया कागज में। ये नीट वाला मामला 4 चरणों में करेंगे। पहला चरण था ज्ञापन दे, तो मैंने कहा सरकार को खबर करो कि हम बंद करने वाले हैं भारत, मतलब चौथे चरण में। पहले ज्ञापन दे दो, ज्ञापन देते ही मान लिया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। उनको मालूम हो गया 4 चरणों सहित घोषित है। पहले ही चरण में गर्भगणित हो गया, मराठी का शब्द है गर्भगणित। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। वो नीट का मामला हल हो गया है। तो आने वाले समय में 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे, और कोई भारत में नहीं रहेगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि हमने उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको मालूम हो जाएगा। जब सबको मालूम हो जाएगा तो कोई भी आदमी हमसे दूर नहीं रहेगा, हर आदमी हमसे जुड़ जाएगा और आंदोलन में फिजिकली शामिल भी होगा, और जो शामिल नहीं होगा, जो घर में रहेगा, तो हमारी खबरें देखते रहेगा कि कितना मामला आगे। तो मामला यहां तक हम लोगों ने पहुंचाया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि अब 20 साल में इस देश में ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य होगा। इस काम के लिए काम करना है, ये बात ध्यान रखना होगा। हम लोग वर्चुअल कर रहे हैं क्योंकि डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए हमारा कोई काम। हमारा कोई काम डिसकंटिन्यू नहीं है, चालू ही है, बंद नहीं करेंगे, चालू रखेंगे। इसके लिए मैं ये काम करने के लिए खास तौर पे उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ, और यहाँ आने के बाद 29 तारीख तक ये होगा, और 1 तारीख का भीमा कोरेगांव का कार्यक्रम किए बगैर फिर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। पुलिस वालों को भी हमने बोल दिया है कि नहीं, भीमा कोरेगांव का करके जाऊँगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने किया तो फिर हमको तो करना पड़ेगा ना। 500 हमारे पुरखों ने 28,000 का राम नाम सत्य करवाया था, तो इसलिए वो कार्यक्रम विजय गाथा हम लोग हर हालत में करके जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मेश्राम साहब। इसी के साथ ये उद्घाटन सत्र का समापन होता है, और जो अगला प्रबोधन सत्र है वो समय पर 3:30 पर शुरू होगा। अगला सत्र जो है 3:30 बजे शुरू होगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि वर्चुअल और फिजिकली भी जो साथी उपस्थित है वो 3:30 बजे उपस्थित रहे। धन्यवाद साथी।